शाह साहेब हे अभिनेता आहेत. या ठिकाणी मी आज प्रेससाठी आलेलो आहोत. आपण या ठिकाणी आलात, आपल्या सर्वांचं स्वागत. पुढील कामकाज मी नाशिक कोषाध्यक्ष शरदजी विनंती करतो. सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करता हूँ. थैंक्स फॉर कमिंग. आप लोगों ने अपना समय निकाल के यहाँ आए. बट शॉर्ट में बोलता हूँ. फर्स्ट हम लोग डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ करेंगे और उसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है आप सवाल कर सकते हो. डायरेक्ट आपको जवाब मिलेगा. उसके पहले मैं अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ. ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ सरबजीत के ऊपर है, उनके फैमिली के ऊपर. इसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए बाइलिंगुअल फिल्म ऑन सेम सब्जेक्ट, जिसमें राजेश जी मेन लीड में कर रहे सरबजीत का काम. और सेकेंड फिल्म हम कर रहे हैं विनोद साहनी जी के लाइफ में. वो भी वही डायरेक्शन कर रहा हूँ, उनके एंटायर बायोपिक बना रहा हूँ. एंड दिस द थिंग्स. एंड अभी हम फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री देखते हैं. मैं विवेक जी से रिक्वेस्ट करता हूँ. दिया था 2 सवाल मेरे जहन में हैं और वो सिर्फ और सिर्फ आप ही उसका सही जवाब दे सकते हैं. पहली बात तो ये कि जो महिला खुद को सरबजीत की बहन बताकर इतना बड़ा ढिंढोरा पीट रही है, आप लोगों ने उसके खिलाफ कोई लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? एक बात. और दूसरी चीज़, आप लोगों ने किसी तरह का संगठन बनाकर या जुडिशरी की सहायता से सरबजीत को जो सम्मान मिलना चाहिए था उसके बारे में कोई कोशिश क्यों नहीं? मेरे भाई बहन एक्सपायर हो गए और 5 जो बच्चे उनमें से मैं आगे आई इस लड़ाई को लड़ने के लिए और सरबजीत को इंसाफ दिलाने के लिए कि सरबजीत की आइडेंटिटी जो दलवीर कौर ने जो की है वो नहीं है. और 2000 आफ्टर डेथ हुई, जब उनका डेथ की सूचना हमें मिली थी, तभी मैंने दलवीर कौर जी को फ़ोन किया था कि आप जो होना था हो गया, लेकिन आप मीडिया में एक बयान दे दो कि मैंने सरबजीत के लिए फाइट की है, सरबजीत को बचाने के लिए फाइट की थी, लेकिन सरबजीत नहीं बचे. उनका रेडी? हाँ एक मिनट. हाँ बोलिए. जो सर का पहला क्वेश्चन है कि हमने उसको बहन बनाकर उसने दुनिया में ढंढोरा पीटा कि मैं उसकी बहन हूँ. सबसे पहले तो मैं ये बात बोलूँगी कि अगर हम किसी से रिश्ता जोड़ते हैं लड़का और लड़की का, तो सबसे पहले भाई और बहन का ही रिश्ता बनता है. तो सरबजीत की बहन बनकर हमने उनको इसलिए मंजूर किया क्योंकि ये रिश्ता ही बनता था. और हमारे घर की स्थिति ऐसी थी कि मेरे पापा के हाथ कटे हुए थे और मैं बहुत छोटी थी. मेरी मम्मी थी, मैं थी और मेरे जो बड़े भाई बहन थे वो मैरिड थे. उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था इन चीज़ों से, वो साइड में थे. और जब दलवीर कौर से रिश्ता जुड़ता है सरबजीत की इस पाकिस्तान में पकड़े जाने से और उनकी जो फांसी की सज़ा को लेकर जब वो आती हैं हमारे पास ये बात, क्योंकि 89 में तो सरबजीत दिसंबर में हमारे पास थे और 89 दिसंबर के बाद जब वो वहाँ गए हैं 90 में वो पकड़े जाते हैं. 90 के बाद हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं था कि हम सरबजीत के बारे में पता कर सकते कि सरबजीत कहाँ है. जब 89 में वो आए थे तो उन्होंने इतना ज़रूर बताया था मम्मी को कि मेरे को माँ नौकरी मिल गई है और सरकारी नौकरी है, और मुझे जो भर्ती करवाया है वो भी दलवीर कौर ने ही उनको भर्ती करवाया था, क्योंकि उस समय जो दलवीर कौर थी महिला अध्यक्ष थी वहाँ की, और उन्होंने उसी अपनी जो सोर्स थी जो भी था उसी के माध्यम से उन्होंने उनको नौकरी दिलवाई थी. उसके बाद 92 में जब वो वहाँ पर पकड़े जाते हैं तो हमें 2 साल के बीच में सरबजीत का कुछ पता नहीं लगता कि सरबजीत कहाँ है.
जब 92 में जब वो 90 में पकड़े गए, 92 में उनको फांसी हो गई, तब दलवीर कौर जी हमारे पास आई और हमें बताई सारी घटना का, ऐसे ऐसे करके उन्होंने हमारा एड्रेस कहाँ से लिया, कैसे वो किया, हमें कुछ जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लुधियाने में रह रहे थे और दलवीर कौर अमृतसर रहती थी। हमारा उनके पास कोई एड्रेस नहीं था कि वो हमारे पास कैसे आई। जब आई तो मम्मी पापा को बताया कि सरबजीत के साथ ऐसे ऐसे घटना हो गई है, तो आप लोग चिंता मत करो, हम इसकी जो सरबजीत की लड़ाई है, मैं उसकी लड़ाई को लड़ूंगी और पाकिस्तान सरकार से मैं केस डालूंगी और उधर जो भी होगा मैं सारा कुछ इसको करूंगी। उसने क्या किया, जो हमारी फ़ोटोग्राफ्स थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे सरबजीत के, मम्मी पापा से ले लिए और फाइल लगाने के लिए जब उन्होंने फाइल किया केस पाकिस्तान में, तो सरबजीत सिंह जी की आइडेंटिटी उन्होंने चेंज कर दी, क्योंकि सरबजीत सिंह जी के ऊपर जो पाकिस्तान की में FIR हुई है वो सारी हमारे ऊपर बोलती थी। पापा का नाम, कहाँ वो पैदा हुए हैं, कहाँ वो पढ़े हैं, सारा कसूर सारा हमारे ऊपर बोल रहा था। दलवीर कौर ने उस आइडेंटिटी को चेंज किया, चेंज करके उसने फ़ाइल लगा दी। फाइल लगाने के बाद हमसे बोलती है, मम्मी पापा तो पहले ही बुजुर्ग थे और घर की कमज़ोरी थी, उन्होंने क्या किया, इस कमज़ोरी को उन्होंने कहा कि अगर अब मैंने जो फ़ाइल किया केस, उसके लिए आप लोगों को साइलेंट रहना पड़ेगा अगर आपको अपना सरबजीत ज़िंदा चाहिए। 92 में मेरे पापा की डेथ, 92 जब वो आई 1 हफ्ते में मेरे पापा की डेथ हो गई। 2013 में मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। जब वो दोनों चले गए तो मैं अकेली रह गई। फिर जब दलवीर कौर ने मेरे साथ संपर्क किया और मेरे पास आती जाती थी, मेरे से जो बनता था इनका, इन्होंने चंडीगढ़ जाना है, इन्होंने दिल्ली जाना है, इन्होंने जहाँ भी जाना है, 2009 तक इनकी पूरी मैंने मदद की है। अपनी मेरी पॉकेट मनी से, अपने परिवार में से बचा बचा के मैं इनको देती रही कि नहीं, आप मेरे भाई के लिए लड़ाई लड़ने हैं दीदी, इतना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो इनको देवी मान के पूछती रही, एक देवी की तरह मेरे घर में आती थी, तो मैं इनकी वो सेवा करती थी कि नहीं, ये इधर उधर जाती हैं, इतना संघर्ष कर रही हैं, तो हम एहसानमंद हैं। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड कर जाएंगी, इतना बड़ी गेम खेल जाएंगी, ये तो आफ्टर डेथ हम लोगों को पता लगा। हमें इस बारे में बिल्कुल नहीं उनके ऊपर कोई शक था कि वो कुछ ऐसा करने वाली हैं। और जब आफ्टर डेथ मैंने उनसे बोला कि दीदी आप जो सच्चाई है आप मीडिया में आके बताओ कि सरबजीत के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है, हम भी आपको बहन मान रहे हैं और दुनिया में हम बोलेंगे आप सरबजीत की बहन है और हम भी मान रहे हैं, तो आप सिर्फ सरबजीत की सच्चाई बता दो कि सरबजीत फलाने का बेटा है और इसके माँ बाप वो हैं, इसकी स्टडी यहाँ पर हुई है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ आपको मिला है आप एज इट इज़ अपने पास रखिए, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ और मैं अपने लाइक इतना कमा लेती हूँ कि मैं कम से कम नहीं तो इतनी लाइफ में मैंने 10-15 बच्चे ऐसे बनाए होंगे, इनको एजुकेशन देकर आज वो अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। जब मैं दूसरों की मदद कर सकती हूँ तो मैं अपनी क्यों नहीं कर सकती थी। बदकिस्मती हमारी यही रही कि हमारा अपना साथ का पैदा हुआ भाई के लिए हम कुछ ना कर सके। आज अगर हमारे को कुछ चाहिए तो सिर्फ हमें अपने भाई की आइडेंटिटी चाहिए कि वो हमारे को वो मान सम्मान जो राज्य स्तर पर मिलना चाहिए, जो राष्ट्रीय स्तर पर मिलना चाहिए कि सरबजीत देश के लिए शहीद हुए हैं। 23 साल की उनकी कुर्बानी है। 23 साल में अगर उनका रोम रोम वहाँ पर काटा गया है, खून बहाया गया है, तो वो देश के लिए गए हैं। कोई उनको शौक़ नहीं पड़ा था कि वो वहाँ पर जाते शराब पीकर। तो भिक्की भिंड से और जो बाघा बॉर्डर है कम से कम नहीं तो 70-80 किलोमीटर की दूरी है, इससे भी ज़्यादा ही हो सकती है। तो एक शराबी ने एक शराब पी और वो 70 किलोमीटर कैसे चला गया। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, मेरे भाई के ऊपर जो कलंक लगाया उन्होंने कि वो शराब पी के शराबी था और वो बॉर्डर क्रॉस कर गया, तो सरकारों ने उन्हें इतना बड़ा दर्जा क्यों दिया? क्यों परिवार को 1 करोड़ की मदद दी गई? क्यों परिवार की बच्ची को जिसको थी या नहीं थी उसको नौकरी दी गई? क्यों ये सारा किया? अगर वो शराबी था, क्या मैसेज देना चाहते हैं आने वाली पीढ़ी को कि आप लोग शराब पियो, नशेड़ी बनो और हम तुम्हारे बाद में आपके परिवार को संभाल लेंगे, हम देखेंगे फिर बाद में परिवार को। आपको ये कब पता चला कि उनका जो पूरा मामला है, सिलसिला है, वो जासूसी से जुड़ा हुआ है और उन्हें वहाँ पर उस चीज़ के लिए पकड़ा गया?
सर ये तो उन्होंने खुद ने भी बता दिया था, क्योंकि जब उनको नौकरी मिली थी तो सरबजीत ने खुद ने बताया था कि मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है, और बट उनका ये साइलेंट था कि मैं ये काम कर रहा हूँ। सरकारी नौकरी मिली है और दलवीर कौर जी ने उनको नौकरी दिलवाई है, ये उन्होंने हमें पहले ही क्लियर कर गए थे। और फिर जब वो पकड़े गए हैं तो पाकिस्तान से मेरी और उनकी बातें रेगुलर होती रही हैं। अक्सर उनका हफ्ते बाद 10 दिन के बाद फ़ोन आता था मुझे, और फ़ोन आने का भी रीज़न देखिए, एक बार अगर आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, दलवीर कौर और सरबजीत की जिसको इन्होंने वाइफ बताया, वो दोनों आपस में लड़ी थी पैसे की वजह से। कोई चेक आए हुए थे विदेश से 1.5-2 लाख के थे, तो उनकी जो दलवीर कौर के नाम से आया था और एक आया था सरबजीत की मिसिस के नाम पर। तो दलवीर कौर उनसे ये बोलती थी कि ये पैसा जो है मेरी वजह से आया है, तू तो घर में बैठी रहती है, तेरे कारण नहीं आया, मैं इसमें से तेरे को कोई पैसा देने वाली नहीं हूँ। ये दोनों जब आपस में लड़ी तो वो भी उसके साथ रह के, चाहे अनपढ़ थी लेकिन चालाक हो गई थी, इसने बीजेपी ज्वाइन की तो उसने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उन्होंने, कांग्रेस वालों ने उस गांव के अंदर इसके ऊपर पर्चा करवा दिया। जब पर्चा करवा दिया तो इसके पीछे पुलिस भागी। इसने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे करके घटना भागी, तू जल्दी, क्योंकि इसको पता था कि ये बात को यही एक दबा के रख सकती है, और किसी को मैंने बोला तो ये मेरी ओपन हो जाएगी। वो फिर मैं गांव गई, जाकर उसका अकाउंट खुलवाया। उसने मुझे वो चेक जो भाभी जी के नाम पर आया था वो चेक मुझे दिया, और वो अकाउंट सुबह मैंने खुलवा के उनका जमा करवाया। तो वो उस समय भी मतलब ये आपस में पैसे के लिए ही चलता था इनका सिस्टम, कि दलवीर कौर यही कहती थी कि मतलब जो पैसा आता है वो पैसा मेरी वजह से आ रहा है, तुम्हारी वजह से नहीं आ रहा है। तो हमने तो कभी पैसे का वो किया ही नहीं। मुझे गांव के सरपंच बोलते थे कि आप आगे आइए, आपकी हम मदद करेंगे, आपको जो भी चाहिए होगा हम देंगे। तब भी मैंने तो उनसे यही बोला था कि हमें भाई चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे तो पहले मेरे बड़े भाई यूपी में मथुरा में 3 एक्सपायर हो चुके थे, तो मैंने तो उनको भाई मांगा था। हमने तो कुछ उनसे मांगा ही नहीं। अब भाई नहीं है तो कम से कम उसकी आइडेंटिटी तो दे दे हमें समाज में इतना कहने का अधिकार तो मिलने दो कि मतलब जो इंटरनेशनल आदमी बना वो इस परिवार का आदमी था, वो इस परिवार से रिलेटेड है। हमें तो और कुछ चाहिए भी नहीं, सिर्फ इतना ही चाहिए। क्या इस बारे में अदालत में मामला गया है या आप लोगों ने इसमें उनकी मदद ली है? जी, सबसे पहले मैंने अपने लोअर कोर्ट में डाला हुआ है केस, और इनको समनिंग हुई है, और उसमें भी ये पेश नहीं हो रही है। कोर्ट को भी मतलब कुछ मान नहीं रही है। फिर इसने 1 करोड़ का मेरे ऊपर दावा लगाया कि मैं उसकी सगी बहन हूँ, बलजिंदर कौर उसकी बहन नहीं है, और ये मेरी छवि खराब कर रही है। 1 करोड़ का दावा लगाया, और देखो कोर्ट को भी कैसे बेवकूफ़ बना रही है कि कोर्ट में जो फीस बनती है, फीस जमा नहीं करवाई, केस लगा दिया। और जब हम वहाँ पर जाके पेश हो गए, उसने सोचा कि ये 1 करोड़ का सुनकर डर जाएगी और फिर ये सारा हमारे आगे झुक जाएंगे। जब हम पेश हो गए तो देखा उधर जाके जज साहब ने जब फाइल पढ़ी तो उन्होंने अपने रीडर को बोला कि इसमें जो फीस है वो तो जमा नहीं हुई है। उसके बाद वो उधर जो मेरे ऊपर दावा लाया उसमें भी नहीं आती है वो, इधर जो कोर्ट में हमने लगाया हुआ है उसमें भी नहीं आती है। मतलब कोर्ट को भी ऐसे सोच रही है वो जैसे खिलौना, तो पूरे राष्ट्र को तो उसने खिलौना बनाया ही, लेकिन कोर्ट को भी कोई अहमियत नहीं दे रही है। मकसद क्या है उनका मकसद क्या है? उनका मकसद तो जो अब सामने आता है उनका मकसद तो यही है, क्योंकि उनके कोई तो आगे पीछे था नहीं, सिर्फ वो सिंगल थी। और जब वो जो मेरे बड़े बहन भाई हैं या रिश्तेदार हैं जो उधर के लोग थे जहाँ पर ये रहती थी, इनका एक सपना था हीरोइन बनने का, वो तो बन ना सकी है। फिर इन्होंने 1990 तक इनके जो घिनौने काम है वो गांव वाले बता सकते हैं क्या ये करती थी, क्या इनका वो था, वो मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप लोग अगर उधर जाएंगे तो आपको खुद लोग बता देंगे कि क्या था। उसके बाद इन्होंने जो फिर जब 92 में इनको सरबजीत का मुद्दा मिला, सरबजीत का मुद्दा लेकर ये आगे निकली तो जब थोड़ी आगे जाती थी तो कमज़ोर पड़ती थी, तो हम इनको सपोर्ट करते थे कि नहीं दीदी करो आप, जो भी होता है हम लोग अपनी सभी बहन भाई उनकी सपोर्ट करते थे। उसके बाद 2009 में ये मुद्दा काफ़ी गर्म गया। जब गर्म हुआ तो उसने क्या किया, उसको ये था सारे बहन भाई इनके कमज़ोर हैं, कोई भी आगे आकर बोलने वाला नहीं है,
उसको जितना भी थोड़ा बहुत था वो मेरे ऊपर शक था कि ये बोलेगी। इसने क्या किया, 2009 में मेरे को बिल्कुल कांटेक्ट करना बंद कर दिया। मेरे से कोई फ़ोन पर बात नहीं करती थी, कोई वो नहीं करती थी। और ख़ास तौर आपको बताऊँ, लुधियाने में मेरे पास महीना महीना रहकर जाती थी और लुधियाने के जो वीआईपी लोग थे उनके पास से लाख लाख 2-2 लाख एक दिन में लेकर आई। जब मैं बोली हूँ तब उन लोगों ने बोला, कहते आप कहाँ थे, आपने हमें क्यों नहीं बताया। कहते तब मेरे को पता चला कि मतलब लुधियाने शहर को भी ठग के गई है। कम से कम तो 20-25 लाख रुपया लुधियाने से अकेले से इकट्ठा करके ले गई सरबजीत के नाम पर। अगर लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी तो सरबजीत को बचाने के लिए जुड़ी हुई थी, सरबजीत को रिहाई के लिए जुड़ी हुई थी। दलवीर कौर को कोई वो नहीं थी उनके लिए, सिर्फ सरबजीत के नाम पर लोग उनकी मदद करते थे और जिसके नाम पर करते थे। और कभी सरबजीत इनसे कहता था ना मुझे वहाँ पर पैसे की ज़रूरत है, तो उनको पता जवाब में क्या कहती थी महंगा सिंह ने मुझे खोल कर दी है, बैंक के खोल कर दिए हैं जिसमें से मैं तुम्हें पैसा दे दूँ। उसको 1 रुपया भी कभी यहाँ से भेजती नहीं थी, इतना पैसा उसने इकट्ठा किया, लेकिन कभी भी सरबजीत को कोई इसने मदद नहीं की। और शो करते हैं कि सरबजीत के पास ये इतनी बार मिलने गई, कोई मिलने नहीं गई है, एक ही मुलाकात हुई है इसकी। और सबसे हैरानियत की बात है, मैं तो क्या कहाँ पर क्या है समझ में नहीं आता। जो लड़की उसकी लड़की नहीं है उसको वीज़ा मिल गया, जिसके जो उसकी पासपोर्ट है, पासपोर्ट के ऊपर उसका फादर नेम कुछ बोल रहा है, मदर नेम कुछ बोल रही है और गवर्नमेंट उसको वीज़ा दे रही है सरबजीत की बेटी। हैरानियत की बात है, जो बहन उसकी बहन नहीं है, गवर्नमेंट उसको वीज़ा दे रही है सरबजीत की बहन। मैडम, इस पूरे मामले को लेकर के आपने पंजाब सरकार और केंद्र सरकार से बिल्कुल सब पंजाब सरकार, हमने इधर 2 बार तो मैंने जंतर मंतर धरने लगाए हैं, 2 बार यहाँ हम लोग इनकी संस्था के माध्यम से, पाटिल साहब की इनकी संस्था के माध्यम से 2 बार हम लोग जंतर मंतर सारा कुछ देकर गए हैं, कोई असर ही नहीं करते। रियल जिंदगी में सरबजीत के कितने बेटे थे? सर, जो रियल ज़िंदगी में उनकी जो छोटी वाली लड़की है वो उनकी लड़की है, बड़ी वाली लड़की उनकी नहीं है बेटी। अच्छा, ये जो बात कही जाती है कि दलवीर कौर जो है उनके कई लोगों के साथ में रिश्ते रहे हैं या उनके कई पति रहे हैं, वहाँ पे गांव के लोग इस तरह की बातें करते हैं, कुछ लोगों के स्टिंग इस तरह के हमने देखे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या उस बात को उन गाँव में जो बातें चलती है उस पर आप मुहर लगा सकती हैं? सर, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे सरबजीत के डेथ से पहले बिल्कुल नहीं पता था कि दलवीर कौर का क्या करैक्टर है। जब मैं सबसे पहले जो मैं बोली थी तो हमने घर में सरबजीत का जो रीति रिवाज के साथ में उसका अंतिम भोग करते हैं वो हमने घर में किया था। वो बात लीक हुई क्योंकि दलवीर कौर मेरे पास आती जाती थी, तो उधर के लोगों में जब ये हवा गई तो वहाँ के कुछ पत्रकार मेरे पास आए कि आपने क्यों करवाया, इतनी दुनिया में से आपने ही क्यों करवाया। तो जब पत्रकार मेरे ज़्यादा पूछने लगे तो मैंने उनसे एक बात बोली कि सरबजीत मेरा भाई था, इसलिए हम लोगों ने अपने ये किया है काम। तो जब वो हिंदुस्तान टाइम ने सबसे पहले ये खबर लगाई थी, उन्होंने लगाई तो एक मतलब पूरी उसमें फैल गई। BBC लंदन वालों ने मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने मुझे ये सब बताया। BBC लंदन वाले बताते हैं कि पंजाब का एक बहुत बड़ा उग्रवादी हुआ है अजीत सिंह पूले करके, उनके साथ में इनका संबंध था। मैं एक्चुअली मैं बाबा साहेब अम्बेडकर और ज्योतिबा फूले जी के नाम से अपने जीवन को चलाती हूँ और उनके नाम से ही मैं स्कूल चलाती हूँ। जब उन्होंने उसका नाम फूले लिया तो मुझे लगा ज्योतिबा फूले के साथ में कहाँ से इनके संबंध बन गए, वो तो 1800 में हो रहे हैं, ये 1900 में है। तब मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर मुझे नहीं पता इसके बारे में। फिर मैंने नेट पर सर्च लगाया तो उसमें सारा आ गया। फिर मेरे को विश्वास हुआ कि मतलब ये ऐसी, फिर गांव वालों की जो बातें थी वो सारी मुझे भी सच लगी कि ये वाकई इतना मतलब वो है। और यही मेरा रीज़न है कि मतलब जिस औरत को पूरी दुनिया ने बहन मानकर पूजा और उसकी हर तरह से उसको सपोर्ट किया, उस औरत के पीछे, पर्दे के पीछे कितना घिनौना करैक्टर है। तो अब मेरा अगला सवाल सानी जी से। सानी जी, एक सेकंड आप सानी जी के पास में जरा मूव कर दीजिए।
दौरान किस तरह के आरोप आयद हुए, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार होता था, वहाँ के जो जेल अथॉरिटीज़ थी वो कैसा बिहेवियर करते थे, वहाँ के जो पाकिस्तान के लोकल जो क्रिमिनल्स थे या जेलों में जो कैदी थे वो सरबजीत से कैसा बर्ताव करते थे, उन सब चीज़ों के बारे में बताइए। बहुत और अच्छा, कौन सी जेल में थे सबसे पहले वो बताइए। बहुत अच्छा। मैं सबसे पहले अपना तारफ़ दे दूं। थोड़ा जोर से बोलिए। मैं सबसे पहले अपना थोड़ा तारफ़ दे दूं आपको। मेरा नाम विनोद साहनी है और मैं जम्मू कश्मीर को बिलोंग करता हूं। मेरी एक संस्था है जम्मू एक्स यूथ एसोसिएशन, जो इन्हीं कैदियों के लिए, भारतीय देशभक्तों के लिए लड़ाई लड़ती है। मैं इस महाराष्ट्र की धरती पर सबसे पहले अपनी और अपने स्टेट जम्मू कश्मीर की ओर से महाराष्ट्र वादियों का जो मुझे यहाँ प्यार मिला है उसके लिए मैं सल्यूट करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। जो सवाल आपने किया है, मैं 77 में अरेस्ट हुआ और 88 में मैं वापस आ गया। जितने दुख दर्द हमने झेले हैं वहाँ पर, या मेरे देशवासियों ने झेले हैं या झेल रहे हैं, वो एक उससे एक शेर याद आ जाता है कि पुर आबला हूँ सर से पाँव तक, कोई देखे तो दिखाऊं कलेजे के छाले। किस किस जुल्म से हम निकले हैं शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। रही बात जो आपने कही सरबजीत की, इसके मुतालिक मैं ये कहूँगा, ये मेरे साथ टच में कॉरस्पॉन्डेंस होती रही है। दलबीर कौर को मैंने ही बोला था आके कि सरबजीत सिंह पकड़ा गया है, मुझे पता चला है, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, मैं उसका लेटर लिख रहा हूँ। ये मेरे पास लेटर है, मैंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है, ये मेरे पास लेटर है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, जो अथॉरिटी हैं उनको मैंने लिखा है। मैंने मनमोहन सिंह जी को लिखा है, दूसरे जितने भी हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनको लिखा है कि इसकी जान बचाने की कोशिश करो। 2008 में मैंने लिखा एक खुला पत्र मनमोहन सिंह जी के नाम और जनरल मुशर्रफ के नाम कि भाई ये बेकसूर आदमी है, इसको छोड़ दो आप, इसके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो गलत इल्ज़ाम है। जासूसी के केस में तो था वो, मगर उसके ऊपर बम ब्लास्ट का जो केस है वो ठीक है। खैर, हमारी इंडिया गवर्नमेंट कहती रही ये दलबीर कौर कौन है, क्या नहीं है, मैं नहीं जानता, इनकी फैमिली का क्या मैटर है मैं नहीं जानता हूँ। मगर एक बीइंग इंडियन, एक पैट्राइट, देशभक्त होने के नाते जो मैं वो लड़ाई लड़ रहा था कि अपने देशभक्तों को छुड़ाने के लिए, उसमें क्या हुआ कि मैंने गवर्नमेंट को लिखा है कि ये अपनी जिंदा सांसों के साथ वापस नहीं आ सकता। 2008 में मैंने लिख दिया था, वो ऑन द रिकॉर्ड, क्योंकि पाकिस्तानी इसका कभी वापस जिंदा नहीं आने देंगे। उनकी मेंटलिटी को मैं जानता हूँ। अब मुझे ये अफसोस है, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि दलबीर कौर कौन थी, क्या थी, इस बारे में मैं कुछ जानता नहीं हूं, ना मैं कुछ कहना चाहता हूं। मगर ये ज़रूर कहूँगा कि एक ही तरह के कोइंसिडेंस जो होते हैं वो नहीं हो सकते। पहले सरबजीत सिंह का वहाँ शासन मारा जाना, मैं इससे पहले आपको थोड़ा बता दूं, मैं जेलों में रहा हूँ, जितने नज़दीक से मैं जानता हूँ जेल को, शायद मेरा कोई देशवासी ऐसा जानता हो। वही जान सकता है जिसको ज़ख्म लगे हों या जो वहाँ पर रहा हो। वहाँ कंडम प्रिजनर के लिए जो सेल होते हैं, जो सजाए मौत का कैदी होता है, वो इतना ऐसा ब्लॉक होता है कि 6-8 की कोठरी के अंदर, काल कोठरी के अंदर उसे बंद रखा जाता है 24 आवर। डेली उनके सेल जो हैं शिफ्ट किए जाते हैं। आज यहाँ पर कैदी है, उसे कोई मालूम नहीं कि रात को मैं किस सेल में हूँगा। जिस वक्त उसका सेल चेंज किया जाता है, इधर से उधर ट्रांसफ़र किया जाता है उसको, वहाँ पर एक हेड कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल और जो एडिशन वहाँ नंबरदारों, कैदी नंबरदारों की होती है, वो मौजूद रहती है। और जब उसे सेल से बाहर निकाला जाता है कैदी को, तो उसे पीछे हैंड कफ किया जाता है, पीछे हथकड़ी लगा दी जाती है ऐसे करके, पाँव में बेड़ी रहती है। उसको एक सेल से निकालकर दूसरे सेल में बंद कर दिया जाता है। उसके पास 3 कंबल और एक चादर दरी के बगैर होता ही कुछ नहीं। वहाँ पर ब्लेड कहाँ से आ गए, वहाँ पर वेपन्स कहाँ से आ गए, वहाँ ईंटें कहाँ से आ गई, वहाँ लोहा लठ कहाँ से आ गए। ये एक शासन कत्ल किया गया था। उसके ऊपर जब मैंने कड़ी से कड़ी मला को चैनलाइज किया, एक दूसरे सोचा
तो एक करपाल सिंह था जो वहाँ पर पाकिस्तान जेल के अंदर सैन केस के अंदर मौजूद था। वो जो भी बात सरबजीत सिंह ने उसे कही थी कि मेरी बहन कौन है, मेरे घर कहाँ है, मेरा क्या चीज़ है, वो उसकी जो रियल स्टोरी थी उसने किसको बताया था? करपाल सिंह को। जैसे ही करपाल सिंह को पता चला इनको कि इसको मेरी हमारी स्टोरी पता है, जब बाहर आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा तो हमारे राज खुल जाएगा, तो उसका भी वहाँ पर मर्डर हुआ, क्या हुआ, हार्ट अटैक हुआ, क्या हुआ, गॉड नोस। तीसरा एक और आदमी मिला हमें जो बलदेव सिंह था। पता चला कि ये इसका पति है। उसने मेरे को वो अपने बच्चे को बोला, उसके बच्चे को पता चला कि मैं इन लोगों के लिए फ़ाइट करता हूँ। उसने कहा मेरे पापा भी बड़े दुखी हैं, मेरे पापा हरिद्वार जेल के अंदर हैं। मैंने कहा अगर आपके पापा दुखी हैं, जेल में हैं, क्या केस क्या है उनका? बोला ऐसे ऐसे दलबीर कौर ने केस उनके ऊपर डलवाया है, 420 का केस है। मैंने कहा ये बेलजेबल केस है, मामूली बात है। बोला साल हो गया, 1.5 साल हो गया, उनको बाहर नहीं आने दे रही, इतनी पावरफुल लेडी है। मैं खुद हरिद्वार गया, मैं उनसे मिला, उन्होंने बाकायदा लेटर के ऊपर रिटर्न दिया और अपने बच्चे को बताया कि जब ये पाकिस्तान जा रही थी मेरे साथ तो दलबीर कौर ने कहा था कि अगर सरबजीत सिंह जिंदा वापस आ गया तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, इसका वहां मर जाना ही बेहतर है। बीइंग ए इंडियन, एक पैट्रियट होने के नाते मैं ये डिमांड करता हूं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, 125 करोड़ भारतीयों के माध्यम से गवर्नमेंट से डिमांड करता हूं, कहां इनका फेलियर हुआ है? पंजाब गवर्नमेंट का फेलियर हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फेलियर हुआ है, और सबसे बड़ा हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का फेलियर हुआ है। और फेलियर होने के बाद उस पर पर्दा डालने के बजाय, उसको छुपाने के बजाय इनको खुलकर सामने आना चाहिए और अपनी गलती तस्लीम करते हुए इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये लेडी है कौन, इसके मायके कहाँ हैं, कहाँ से आए। सारे तो मर नहीं गए होंगे, कोई ना कोई तो जिंदा होगा, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मुझे देशभक्त होने के नाते एक डाउट पैदा होता है कि 3 मर्डर जो हैं ये कोई इंसिडेंस नहीं हो सकता, ये साजिश मौतें हुई है। और ये कहीं ये लेडी, मैं पूरा दावा तो नहीं कर सकता, मगर ये मुझे शक होता है कहीं ये ISI की प्लांटेड लेडी तो नहीं, एजेंट तो नहीं है जो हमारे देश के अंदर घुसेड़ देगी। इसकी इंक्वायरी कराना गवर्नमेंट का काम है, सोर्सेज सारे गवर्नमेंट के पास हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ें हैं। और उसके बाद हमने ये एक फैसला किया है, मैं शरद जी से यहाँ मिला हूँ, तो ये शरद ठाकुर जी, मुझे पता चला ये फिल्में बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, तो मैंने इनको बोला क्या हमारी एक जो है फिल्म वो बनाइए, मैं ट्रू स्टोरी देता हूँ, पूरे आपको रिकॉर्ड्स देता हूँ, जो मेरे पास जितने प्रूफ हैं वो सब आपको देता हूँ, इसके ऊपर एक फिल्म बनाई। और इन्होंने एग्री हो गए। और उसके बाद आप देखेंगे कि इस डॉक्यूमेंट्री के बाद बहुत जल्दी उस फिल्म के ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। फिर हमको आस्था आपको नाम भी बताएंगे, उसके अंदर जो भी आएगा वो आपको बिल्कुल ट्रू स्टोरी मिलेगी मेरी जीवनी के ऊपर। वहाँ मैंने बुक लिखी है जहाँ पाकिस्तान की जेलों के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन करता है, कैसे कैसे साजिशें चलती हैं और हमारे भारतीयों के साथ क्या होता है। दूसरा सवाल है कि इनको एक कलावती, हमारे जो हुक्मरान हैं या हमारे सियासतदान हैं, कलावती अंधेरे में बैठी हुई नज़र तो आती है, उसका दुखे परिवार नज़र आता है, मगर इन देशभक्तों की पत्नियां जो अपने पतियों के इंतजार में 25-25 साल से 20-20 साल से बैठी हुई है, अपनी मां का सिंदूर ये डाल नहीं सकती हैं, माथे की बिंदियां सजा नहीं सकती हैं, ना मिटा सकती हैं, ना करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं, ना तोड़ सकती हैं, उनकी फैमिली नजर नहीं आती। एक कंट्री के अंदर डबल स्टैंडर्ड क्यों? पहले मनमोहन से हमारी गवर्नमेंट कहती रही ये शराब पी के भूल के चला गया था, उसकी दलबीर कौर कहती रही ये शराब के नशे में चला गया। फिर हमारे उस वक्त के माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहते हैं ये देश का बहादुर बेटा था। वो उस जो 11 लोगों के सिग्नेचर के साथ आया है, मेरे पास मौजूद लेटर है, उसमें उन लोगों ने क्या क्या दुख बयान किए हैं। आप मीडिया के नाम पर ही है वो लेटर। मुझे ये कहा गया है उसमें कि सानी साहब आप हम पर कृपा कीजिए, ये मीडिया तक पहुंचा दीजिए।
समस्त मीडिया इंडिया का है उस तक पहुँचा दीजिएगा, ताकि हमारे दुखों का कोई निवारण हो। और मीडिया गवर्नमेंट को ये बताए कि हम इतने दुखी हो चुके हैं 20-25 सालों में कि इतनी मेहरबानी करें इंडिया गवर्नमेंट के, पाकिस्तान को ये परमिशन दे दे कि वो यहाँ हमें शूट कर दे और हमारे परिवारों को इंडिया गवर्नमेंट शूट कर दे, ताकि हमारे इन कष्टों का निवारण हो। हमारी एम्बेसी किस लिए वहां बैठी हुई है? जो टैक्स पेयर मनी से पे ले रही है वो किस लिए बैठी हुई है? वो हमारे कैदियों के ऊपर नमक छिड़कती है। वो आप पढ़ सकते हैं, लेटर में लिखा हुआ है कि आप किस केस में हैं, जासूसी केस में। बोला फिर कितने साल आपकी इम्प्रिजनमेंट हुई है? 25 साल। कहता 25 साल और काट लो, उसके बाद देखेंगे। हमारी एम्बेसी के सेक्रेटरी कहते हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं, डेटें लिखी हुई है। कितने अफसोस की बात। ऐसा क्यों? क्या हमारे बच्चे जो है कल देशद्रोही बनने पर मजबूर हो जाए? हमारे बच्चों को कुछ नहीं चाहिए, हमारी पत्नियों को कुछ नहीं चाहिए, हमारी फैमिलीज को कुछ नहीं चाहिए। जवानी हमारी गोल्डन पीरियड जो हमारी लाइफ का था वो तो पाकिस्तान ने, दुश्मन मुल्क ने छीन लिया। हमारा बुढ़ापा ये क्यों खा रहे? हम किसके आगे रोएं, किसका प्रयास करें? हमारे पास एक ही तरीका बाकी बचा है, और मैं ये बता दूं आपको कि कोई भी सैनिक कॉवर्ड नहीं होता, वो बुज़दिल नहीं होता। जो बुज़दिल होता है वो सैनिक नहीं होता। नहीं तो हम कभी खुदकशी कर चुके होते, अपने आप को खत्म कर चुके होते। हमने पाकिस्तान के अंदर डट कर मुकाबला किया है, ऑन द रिकॉर्ड है, मैं आपको प्रेजेंट कर सकता हूं, हर रिकॉर्ड दे सकता हूं, सबूत दे सकता हूं। 18 घंटे तक हमने मुल्तान जेल के ऊपर कंट्रोल रखा। वहां हमारे लोग जो मर जाते थे उनको स्वीपर के रेडी में डालकर गटर में फेंक दिया जाता था। हमने प्रोटेस्ट किए, हंगर स्ट्राइक्स की, वहां पर हमने संस्कार किए। एक परवाना नाम का लड़का था, उसकी अस्थियां हम खुद लेके आए बागाबाट। 88 के पेपर उठा के देख लो, रिकॉर्ड देख लो। उसके बाद आज तक हम गुहार लगाते रहे। पहले हमने इनको यही कहा, गवर्नमेंट को कहा, ये भारत देश मेरा है, 125 करोड़ लोगों का है, ये हमारा घर है। हम अपने घर की बात बाहर नहीं निकालने चाहते। क्यों? हम किस लिए गए, क्यों गए? ये विषय जो है अलग विषय है। हम गए हैं अपने देश की खातिर गए हैं। राम जी ने भी हनुमान जी को और श्रीलंका में सीता जी का पता करने के लिए भेजा था। ये हमारी परंपरा, हमारा धर्म है, ये हमारी कंट्री है। मातृभूमि के लिए हम अपना खून का, अपनी कतरता कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। सानी जी, मैं आपको अभी बीच में रोकना चाहूँगा। हमारी जो संस्था है भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समिति, उसके हमारा एक वाइस प्रेसिडेंट है पंजाब में। उसके थ्रू हमें पता चला कि ये मामला सरबजीत की बहन दलबीर कौर नहीं है, बलविंदर जी। तो मैंने मिला, पंजाब गया और 10-15 दिन रुका था, ये सारी इंक्वायरी की मैंने। जैसा आप लोगों ने देखा, मुझे इस डॉक्यूमेंट्री क्या होती है कि आप सभी को पता है, लेकिन मेरे पास फुटेज नहीं था, सरबजीत का कोई फुटेज नहीं। और जो भी मैंने बनाया डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ है, सारे पेपर्स दिखाया मैंने। तो जैसे मैं इंक्वायरी चालू की, 2013 तक कुछ नहीं हुआ था। 2013 में जैसे सरबजीत की मौत होती है तो दलबीर कौर ने अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट देके उसको हरिद्वार जेल में बंद कर दिया, जहाँ वह 1.5 साल था। जब मैंने बलदेव सिंह से मिला तो आप लोगों को तो पता है जेल में हम मीन्स कैमरा नहीं ले जा सकते। उन्होंने कुछ राइटिंग में मुझे लिख के दिया कि दलबीर कौर ने कि शादी की है, ऐसा बलदेव सिंह ने दावा किया है। और उसने मुझे लिख के राइटिंग में लिख के दिया, मैं जो डॉक्यूमेंट्री में मैंने दिखाया। और एक दूसरा पति मिला मुख्तियार सिंह, उनका भी इंटरव्यू मैंने दिखाया। वो आज भी डाइवर्स, वो उसका ये कहना है कि मैंने डाइवर्स दिया ही नहीं, आज भी वो मेरी पत्नी है। तो ऐसा जैसे जैसे मैं इंक्वायरी में गया फिल्म बनाने के, तो इतना डीप ये रिसर्च है, अगर इसको और करना चाहे तो 1 साल लगता है, पूरा 1 साल। और मीन्स आप मान के चलो, जो भी इस केस में हाथ डाला या तो खामोश बैठ गया या तो दुनिया से में नहीं रहा। बलदेव सिंह उसका खुद का पति था, कल वो छूटने वाला है 1.5 साल के बाद, ऐसा बेल हुई, कल वो छूटने वाला है, मुझे पता चला। मेरा एक सवाल है मीडिया से, आप लोगों के थ्रू मैं जानना चाहूँगा कि बलदेव सिंह 1.5 साल जेल में हैबिचुअल हो चुका। मीन्स आदमी 1.5 साल बहुत लंबा वक्त होता है
किसी को जेल में काट दो। तो हैबिचुअल तो हो चुका था, अंदर था। जिस दिन छूट रहा था तो उसको आना तो हार्ट अटैक पहले आना था, जिस दिन छूट रहा था उस दिन क्यों आया? तो बहुत सारे राज थे, जैसा सारी जी ने बताया कि बलदेव सिंह के पास बहुत सारे राज थे। फिर भी उन्होंने कई डॉक्यूमेंट्स मुझे दिए, उसमें एक में उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि स्वपनदीप कौर जो सरबजीत की लड़की बता के उसको नौकरी नायब तहसीलदार की नौकरी थी, उसने मुझे बॉन्ड पे एफिडेविट करके दिया है कि ये लड़की मेरी है, ये सरबजीत की बेटी मेरी। तो मैं आप लोगों के माध्यम से गवर्नमेंट को पहुंचाना चाहता हूँ बात कि वो लड़की का भी डीएनए हो, दलबीर कौर का भी डीएनए हो, तो हकीकत जो है वो दुनिया के साथ। सर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी एक वहाँ का एडवोकेट है अंसार बर्री सोशल एक्टिविस्ट और एक लेडी है आसमान जहांगीर, जिनको पर्सनली मैं जानता हूँ, जो साहिवाल जेल के अंदर जिसे काला पानी भी कहा जाता है, मैं 13 महीने वहाँ पर कायदे तन्हाई में था। एक छोटा सा लेटर मेरा उनको मिला, वो मुझे मिलने चले गया कराची से। उस लेडीज के ऊपर जो था ये क्या नाम सरबजीत, उनका केस उन्होंने ही हाईलाइट किया था और ये एलिगेशन लगा रही है उनके ऊपर वो देवता समान भगवान की तरफ से भेजे हुए इंसान है, फरिश्ता मैं कहता हूँ उनको, जो इनके लिए इतना कश्मीर सिंह को छुड़ाया उन्होंने, बलदेव उसको छुड़ाया है, एक सरजीत सिंह को छुड़ाया उन्होंने और 2-4 लोगों को उन्होंने छुड़ाया जो वो इंडिया में पहुंच चुके हैं। उसके ऊपर दलबीर कौर इल्ज़ाम लगाती है कि मैं से 25 करोड़ रुपये मांग रहा था और तू किस नवाब की बेटी थी जिसे 25 करोड़ रुपये उसने मांग लिया, तो चाय भी उसके पास पीती थी जाके। यह खास चीज़ है, इस चीज़ के लिए हमारे वहाँ जो कैद पड़े हुए साथी हैं जो हमारे देश भगत हैं, उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। आज उन लोगों के वहाँ पर इतनी तलाशी की जाती है कि उनके तलबे तक जो निकलता है वहाँ से तलबे तक उनके देखे जाते हैं, हर चीज़ देखी जाती है, उनको जीना महाल कर दिया गया है। ये इस दलबीर को थैंक यू। आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कोई एफआईआर दर्ज की है, एफआईआर दर्ज के इन्वेस्टिगेशन के लिए जो एफआईआर एनी क्वेश्चन? एफआईआर दर्ज किया है क्या आपने? एफआईआर बिना एफआईआर के कोई इन्वेस्टिगेशन? क्या कर रहा भाई? हमने प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को और गृह मंत्रालय को हमने लेटर्स दी थी, निकाली थी इस मैटर के ऊपर सारा, तो उनका प्रेशर नहीं पड़ा और नीचे हमारी किसी ने सुनवाई नहीं दिया। हमने सबको एप्लीकेशन सारी जगह पर डाली, लेकिन नहीं, हाँ वो करते हैं। पंजाब में हमारा मैं लुधियाने में रहती हूँ, पंजाब में कोई सुनवाई नहीं है, एक पैसे की भी सुनवाई नहीं इस मैटर पर, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी इन्वॉल्व स्टेट गवर्नमेंट। सर एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आगे की लड़ाई के लिए, न्याय के लिए आप क्या रास्ता अख्तियार करेंगे? आप लोग कह रहे हैं कि पंजाब सरकार, केंद्र सरकार काफ़ी लंबा अर्सा हो गया सुनवाई नहीं कर रही है, तो आज लड़ाई के लिए, न्याय के लिए आप क्या रास्ता अख्तियार करेंगे? सर ये लड़ाई जो है ये देशभक्तों की लड़ाई है, ये किसी एक हमारी गवर्नमेंट के साथ लड़ाई है, सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है, ना कि हमारे देश के खिलाफ लड़ाई है। हम इसको कंटिन्यूस रखेंगे और मैंने कसम खाई हुई है कि जब तक हमारा एक भी देशभक्त दुश्मन मुल्क के जेल के अंदर है या उसे न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मेरी जान जाए तो जाए, मेरा बच्चा नहीं जाए। ये आपसे मेरा वादा। मैडम का ले रहे पूरा ले लिया। हाँ चलो। कि हमारे भाई को ही हमसे खो दिया, वो कट्टी पैसा ले लेती, शोहरत ले लेती, सब कुछ ले लेती, लेकिन हमारा भाई को हमें वापस कर दिया। मेरी लड़ाई कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी है कि मुझे मेरा भाई वापस चाहिए, उसका नाम चाहिए और मेरे माता पिता का नाम मेरे भाई के साथ में था, जो पेड़ से गिरा और दलबीर कौर ने उठा के उसको खा लिया। वो एक इंसान था, वो पैदा हुए हैं, बस
आप लोग इतने दिनों तक कहाँ रहे? ये ऐसा था कि सरबजीत की जो पाकिस्तान में FIR है, जो गलत हुआ है उसके लिए मैं मीडिया की तरफ से रिक्वेस्ट करूंगी और सरकार से रिक्वेस्ट करूंगी कि उसकी जो है जांच की जाए और दुनिया के सामने सच लाया जाए कि आखिर दलबीर कौर है कौन है। मैंने तो जितना मुझे पता है मैं बता चुकी हूँ और इसकी गहराई में जाना सरकार और मीडिया का काम है। मकसद क्या था दलबीर दर्जी का? तो उन्होंने 15 साल 16 साल से उन्होंने मीडिया के सामने लड़ाई दिखाया, मीडिया ने उनको एक बहन, भक्ति बहन दिखाया, सभी मीडिया चैनलों ने उनके सभी इंटरव्यू दिखाए जाते थे। तो क्या मकसद रहा रहेगा, क्या वो? और आपके भाई ये जो इस तरह की फिल्म भी आई है उसमें बताया कि शराब पीकर वो बॉर्डर पार कर लेते हैं, तो क्या हुआ है? देखो, ये दलबीर कौर की जो फाइट करने का वो था, ये कांग्रेस की एक उस समय छोटी सी अध्यक्ष थी अपने एरिया की, और उस समय भी इनका एक बहुत बड़ा वो था कि मैं कुछ ऊंचे उस पर जाऊं, लेकिन इनकी बैकग्राउंड इतनी कमज़ोर थी कि आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो इन्होंने जब 92 में सरबजीत का मुद्दा आया तो इन्होंने उस मुद्दे को पकड़ लिया और आगे बढ़ी। जब आगे बढ़ी तो सरबजीत की भावनाएं लोगों के साथ में जुड़ गई, जिसका सबसे बड़ी सपोर्ट जो मीडिया ने दी। जब मीडिया ने इनका साथ दिया तो लोग उनसे जुड़ गए। जब लोग जुड़े तो दलबीर कौर का हौसला बढ़ गया और वो अपने आप को एक वो औरत समझने लगी कि मतलब दुनिया की मैं एक स्टार बन गई हूँ। वो स्टार वो उसको उससे नीचे आना नहीं चाहती थी। सच्चाई को पेश इसीलिए नहीं उसने किया कि अगर मैंने सच बोल दिया तो जो मैंने लोगों के सामने अपने आप को पेश किया है वो मैं वहाँ से नीचे गिर जाऊँगी। मेरे परिवार में सभी, मेरी तीनों बहनें हम साथ में हैं और मेरे भाई मेरे साथ में हैं। डॉक्यूमेंट्री में आपने देखा है, सभी ने अपना बयान दिया हुआ है। इतने दिनों तक आप कहाँ थे? आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाया? 16 सालों के जो उनकी FIR थी ना, उस पर उनको जो सजाए मौत हुई थी, फांसी की सज़ा हुई थी, वो मेरे पापा का नाम, कहाँ वो पैदा हुए हैं, किसकी औलाद है, कहाँ पढ़े हैं, वो FIR में दर्ज था। जो कि दलबीर कौर ने उसकी आइडेंटिटी चेंज करके उसको अमृतसर का बनाया कि वो अमृतसर में पैदा हुआ है, वहाँ पर पढ़ा है। आप लोगों ने देखा होगा कि सरबजीत के जो लेटर होते थे वो हिंदी में होते थे, क्योंकि पंजाब का जो वो इतना बैकवर्ड एरिया है, वहाँ तो लोगों को पंजाबी नहीं आती है, तो हिंदी की तो बात ही दूर रही। तो आखिर में उन्होंने आपके पास 100 करोड़ का डेफेमेशन भी डाला है दलबीर जी ने, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या हुआ, मतलब वो कोर्ट में आई? नहीं, वो कोर्ट में नहीं आई और ना ही कोर्ट की उन्होंने फ़ीस पे की। और उनका ये डर था, मेरे लिए उन्होंने एक डर पैदा किया था कि अगर 1 करोड़ 10 करोड़ ये सुनेगी तो ये मेरे पैरों में आके गिर जाएगी और मेरे से आगे गिड़गिड़ाएगी कि मैं केस वापस ले लूँ। लेकिन मैं तो अपने सच्चाई पर थी। मेरा भाई है सरबजीत, ये आज नहीं, मैं चीख कर इस बात को कहूँगी कि सरबजीत मेरा भाई है। अगर किसी को शक है तो मेरा DNA करवाए। FIR आपने क्यों दर्ज कराई इतने दिनों? आपने FIR दर्ज कराई, इन्वेस्टिगेशन हमने सभी जगह पर इंटेलिजेंसी, जब मेरे घर में आकर मेरा सारा बायोडेटा लेकर जा सकती हैं, इंटेलिजेंसी सेंटर सरकार की, इंटेलिजेंसी स्टेट गवर्नमेंट की मेरे पास आती है, तो फिर वो मेरी बात को लेकर जब मैंने उनको सब कुछ दे दिया, फिर उनका फ़र्ज बनता था कि उसके ऊपर FIR करवाते। मेरी कहाँ सुनवाई नहीं हो रही कहीं पर भी, किसी के कहीं पर भी। पंजाब सरकार से दबाव आ रहा है वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, कांग्रेस की तरफ से या अकाली दल की तरफ से कोई दबाव आया है, कोई धमकी आई है आपको? गवर्नमेंट की तरफ से तो यही आता है ना कि आप लोग साइलेंट रहो। अब जो कुछ होना था वो तो हो गया। सरकार ने बोला कि आप साइलेंट रहो? सारे, चाहे वो कांग्रेस की थी, जब कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस ने बोला, जब अकाली की आई तो अकालियों ने बोला। मतलब सारी सरकारों ने ये बोला कि जो कुछ होना था वो हो गया, अब आप लोग साइलेंट रहो, इसी में आपका बेनिफिट है। नहीं, सरबजीत 89 में हमारे पास आए और उस समय इतनी फ़ोन वगैरह की सुविधाएं नहीं थी और 90 में वो पकड़े गए। 2-3 महीने के बीच में गैप पड़ता है। 90 में पकड़े गए और 90 में जब पकड़ने के बाद 2 साल का गैप हुआ हमारा, तो हमें नहीं पता लगा कि सरबजीत
कैसे है। जब उनकी फांसी की सज़ा हुई तब तो मीडिया में भी आ गया था कि सरबजीत जो भारतीय कैदी है उसको फांसी की सज़ा हुई है। फिर इन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट किया और ये बात बोली कि मैं सरबजीत को बचा के लेकर आ सकती हूँ। हाँ, जब ऐसे नहीं हुई थी, जब ये आपस में लड़ी थी ना, तो दलवीर कौर सरबजीत दलवीर कौर को गुस्से हो रहे थे कि तू ये क्या ड्रामा कर रहा है या मीडिया में सारा आ रहा है। तो वो उसने अपनी सफाई देने के लिए सरबजीत को मेरा नंबर भेजा। पहले नहीं उसके पास मेरा नंबर था। अब मेरे को सिर्फ इतना चाहिए कि मेरे भाई की आइडेंटिटी क्लियर हो, मेरे भाई को मेरे माँ बाप का नाम मिले और उसको एक भारतीय जो है, जो भारतीय के हक होते हैं कि वो एक परिवार का हिस्सा है, उस परिवार को उसका मान सम्मान मिलना चाहिए।